नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश का प्लान कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जहां आप अपने छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट के जरिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए आपको कंपाउंडिंग का भी जबरदस्त फायदा मिलता है। आप इसमें मंथली छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट यानी कि एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं या फिर एक मुश्त यानी कि लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके एक बढ़िया कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। और चलिए आज म्यूचुअल फंड से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट संजय बेम्बलकर जी से, जो को हेड है इक्विटीज यूनियन एसेट मैनेजमेंट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। थैंक यू। संजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल अगर हम देखें तो नवंबर तक एसआईपी से किया गया जो कुल निवेश है वो करीबन 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है आगे भी 2024 में भी संभावना यही रहेगी कि एसआईपी में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिया इज़ नाउ आईएमएफ ने भी बताया है कि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारी जो इकोनॉमी की जो रफ्तार है लास्ट क्वार्टर भी 7.6% की हो चुकी है। तो हमें लगता है कि इंडिया इज़ कमिंग एज़ अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड जो कि इंडियन निवेशक है, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने भी इसका एक नोट किया गया है। उनके भी एसेट एलोकेशन में आप देखेंगे तो धीरे-धीरे अलोंग विद बैंक एफडी म्यूचुअल फंड का एक एलोकेशन इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। आप कैलेंडर ईयर 2022 में देखेंगे तो डीआईआई ने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करी थी। $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो साल में आई थी एंड हमें लगता है कि जैसे अपनी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अब हो गई है, तो उस हिसाब से इंडियन निवेशकों का भी इंडियन म्यूचुअल फंड को जो एलोकेशन हो रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें अलोंग विद डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन हमें लगता है कि अलग अलग टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे मार्केट में वो निवेशकों को पसंद आ रहे हैं एंड उनको देख के इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए निवेशक म्यूचुअल फंड को चुन रहे हैं। तो हमें जी लगता है कि अगले साल भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जी हमने देखा है जो पास्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। काफ़ी ज़्यादा रुझान भी हमने देखा है उसकी ओर लोगों का है, लेकिन थोड़ा जो अगर और ट्रेंड हम देखें तो उसमें कहीं न कहीं स्टैग्नेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आपको लगता है कि स्मॉल कैप फंड्स में जो निवेश करने की जो स्पीड इस साल रही है वो आगे भी बरकरार रहेगी? जी, स्मॉल कैप फंड्स एक अलग टाइप का अपॉर्चुनिटी उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया, जहाँ की छोटे कंपनीज है, जहाँ पे ग्रोथ फास्ट है एंड क्वालिटी कंपनीज जहाँ पे है, उनमें ये फंड्स टिपिकली इन्वेस्ट करते हैं एंड उनको एक अच्छा उछाल हमने लास्ट 2-3 सालों में हम लोग ने ये शेयर प्राइसेस में देखा है। लास्ट ईयर का थोड़ा डेटा देखेंगे हम लोग, तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। तो जो निवेशकों को इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना था, उनके लिए स्मॉल कैप एक अच्छा टाइप का एलोकेशन एंड उसका रिटर्न लास्ट ईयर में हमें दिखाई दिया। हमें लगता है कि ये कंपनीज का जो ग्रोथ है वो एज ऑफ नाउ इफ यू लुक एट विद कंपेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस, हम लोग यूनियन फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम के तौर पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट क्लासेस को देखते रहते हैं एंड फ्रॉम फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव हम लोग कंपनीज की ग्रोथ, हम लोग कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, उनका जो आरओई है और रिस्कीनेस ऑफ बिजनेस एंड इंटरेस्ट रेट, ये चारों वेरिएबल्स को देख के कंपनी के एक फेयर वैल्यू निकालते हैं एंड उसके हिसाब से हम लोग ऑल इंडेक्सेस मिड कैप स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप उनको देखते रहते हैं। तो हमें लगता है कि करंटली एज स्मॉल कैप ने जो स्मॉल कैप में जो उछाल दिखाई दिया है, उस हिसाब से हमें लगता है कि थोड़ा उछाल फंडामेंटल से आगे आ गया है एंड फंडामेंटल्स आर स्लाइटली लैगिंग इन स्मॉल कैप सेक्टर एज सच। तो हमें लगता है कि जो निवेशकों ने थोड़ा जो एलोकेशन टुवर्ड स्मॉल कैप जो कम किया है, वो उसी हिसाब से उनका जो रिएक्शन है वो दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि ऑन द रिस्क रिवॉर्ड बेसिस स्मॉल कैप्स आर स्लाइटली एक्सपेंसिव और रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे हमें लगता है कि स्मॉल कैप्स हैव लोअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। जी, बिल्कुल, जहाँ हम बात करते हैं रिवॉर्ड की तो वहाँ रिस्क साथ में आता ही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि स्मॉल कैप फंड से ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर कोई नए निवेशक है, वो निवेश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो लार्ज कैप या मिड कैप फंड की ओर वो रुख कर ले अपना और उसमें निवेश करे, ताकि एट लीस्ट स्टार्टिंग में उन्हें वो सिक्योरिटी फीलिंग आ जाएगी और उसके बाद फिर वो स्लाइटली रिस्कियर ऑप्शन है जो स्मॉल कैप फंड है, उसमें निवेश करें?
हमारा मानना है कि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वो रिस्क एलोकेशन एंड एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क उनके लिए उनको वो ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि उनके जो एडवाइजर्स है एंड उनका जो रिस्क असेसमेंट है दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। हमें लगता है कि एट करंट जंक्चर large caps are offering better risk reward from our perspective as a fund manager or as an asset allocator in the Indian market, and comparatively mid cap and small caps are having less risk reward. क्योंकि when we are looking at let's say Union fair value spectrum and when we look at all the large companies, we think that India is one, it is growing at a very fast clip. IMF ने भी बताया है कि 6.1% का ग्रोथ से ज्यादा उसकी ग्रोथ रहेगी। S&P ने भी अभी इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट अपग्रेड कर दिया है। तो इंडिया इज डेफिनेटली ग्रोइंग एट अ फास्ट क्लिप एंड जैसे कि अभी ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के थ्रेशोल्ड पे हम लोग खड़े हैं, तो इंडिया इज अ लार्ज इकोनॉमी एंड ग्रोइंग एट अ फास्ट क्लिप। तो डेफिनेटली ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इंडिया इज अट्रैक्टिव स्पॉट और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आगे आ रहा है। एंड गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स उठाए हैं इन लास्ट 5-6 ईयर्स, उसका एक रिवॉर्ड अभी इंडियन इकोनॉमी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जब इंडियन इकोनॉमी 7.6% से ग्रो कर रही है। तो हमें लगता है कि ये सब चीजें जो फास्ट ग्रोथ एंड व्हेन वी लुक एट फेयर वैल्यू एज अ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन, हमें लगता है कि लार्ज कैप्स आर एट अ मच अट्रैक्टिव प्राइसेस एंड दे आर ऑफरिंग बेटर रिस्क टुवर्ड टू इन्वेस्टर्स वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लेकिन देखिए ये आज के प्राइसेस पे जब इंडेक्स एट 71,000 इन सेंसेक्स एंड निफ्टी इज एट 21,000, ये कैलकुलेशन हम लोग लाइव बेसिस पे करते रहते हैं। फ्रॉम 3 to 5 years पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स आर ऑल्सो अट्रैक्टिव, लेकिन एज ऑफ नो एज ऑफ टुडे वी थिंक दैट लार्ज कैप्स आर हैविंग बेटर रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम द नियर टर्म पर्सपेक्टिव। तो हमें लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को इंक्रीमेंटली लार्ज कैप को ज्यादा प्रेफरेंस करना चाहिए, ये हमारा जी, बिल्कुल। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने इन्वेस्टमेंट गोल को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपने जैसा कि अभी चर्चा के दौरान बताया कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से अगर हेल्प ले लें तो और बेहतर होगा, ताकि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करें, किस तरीके से उसे डाइवर्सिफ़ाई करें, उसके बारे में वो आपको बेहतर जानकारी दे सकेंगे। तो ऐसे में सबसे ये जो क्यूरियोसिटी रहती है सबसे ज़्यादा, तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में रहती है। जब वो पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। अगर एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं 25 से 30 साल के उम्र के किसी व्यक्ति की, अगर मान लीजिए 25 साल ही अगर हम उम्र ले लेते हैं, अभी उसने 1 या 2 साल का जॉब करा है और उसका प्लान है कि वो इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी की शुरुआत करे। 10,000 रुपए से अगर वो इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने की प्लान कर रहा है, तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो अपने एसेट में उसको एलोकेशन करना चाहिए, किस तरह के फंड्स में उसे अपने पैसों को डिवाइड करना चाहिए? जी। न्यू इन्वेस्टर, जब नया इन्वेस्टर कोई म्यूचुअल फंड में एंट्री करने की सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा डिटेल में इसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि कौन कौन से स्कीम्स अवेलेबल है, कौन कौन से कैटेगरीज अवेलेबल है, उनका रिस्क एपेटाइट कितना है और कितना वोलेटिलिटी ये स्कीम में रहा है। देखिए मार्केट में जो कि कभी एक फेज आता है जहां पे लार्ज कैप्स विल बी वेरी वेरी लुकिंग वेरी गुड फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव और स्मॉल कैप वुड हैव गिवन यू वेरी लार्ज रिटर्न्स। हमारा मानना है कि इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड को चुन रहे हैं, उनको पूरे कैटेगरी सब समझ के उनको एनालिसिस करके डिसाइड करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनका एलोकेशन क्या होना चाहिए, कितनी रिस्क वो उठा सकते हैं। एंड आई एम श्योर डिटेल एनालिसिस के बाद या इफ समबडी इज हैविंग लेस टाइम, वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स का मदद लेके ये एनालिसिस कर सकते हैं कि उनका रिस्क एपेटाइट कितना है, एंड उस हिसाब से हमें लगता है कि उन्होंने कैटेगरी चुनने चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट और हर एक इंडिविजुअल का जो कैटेगराइजेशन सिलेक्शन है वो अलग अलग रहेगा। लेकिन आपने जैसे बताया कि 25 से 30 साल की उम्र में जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें लगता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से इक्विटी मार्केट को देख रहा है, उसका टाइम हॉराइजन एटलीस्ट 5 से 10 साल या ऊपर का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, एंड रिस्क एपेटाइट भी अच्छी है। तो हमें लगता है कि सच काइंड ऑफ इन्वेस्टर हु इज एंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, they should choose something where fund manager can choose large cap, mid cap, small cap categories। ऐसे जो फंड्स है, जैसे कि आप फ्लेक्सी कैप देखिए या मल्टी कैप देखिए, ऐसे कैटेगरी से शुरुआत करना मुझे लगता है उचित रहेगा।
एंड स्लोली डिसिप्लिन्ड अप्रोच लेके एंट्री करे एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत बार हमें दिखाई देता है कि डेटा एटलीस्ट वो बताता है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन समटाइम्स इज रिड्यूसिंग जब एसआईपी शुरू हो जाती है, लेकिन 2 साल के पहले ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एसआईपी गेट्स क्लोज इन लेस देन 2 years। तो हमें लगता है कि उसको एक डिसिप्लिन मैनर में एंट्री करे एंड ये इन्वेस्टमेंट को देखे। जी, बिल्कुल संजय जी यही कहते हैं कि अगर लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा-सा आप रफली जैसे आपने बताया कि किन-किन फंड्स में वो एलोकेट कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज वाइज़ भी अगर आप थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे सकें कि मैक्सिमम उनको अपना एलोकेशन किस तरह के फंड में करना चाहिए, तो थोड़ा जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। जी, जैसे ये इंडिविजुअल बेसिस पे ये डिसाइड करना चाहिए कि कितना एलोकेशन कौन से कैटेगरी में जाना चाहिए। लेकिन आप जनरली फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव हम जो 2024 या 2025 या 3 साल का लेट्स से कोई नजरिया ले, तो हम लोग यहाँ से हमें लगता है कि मल्टी कैप कैटेगरी वुड बी इंटरेस्टिंग कैटेगरी, क्योंकि उसमें जी। 25% मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप का मिनिमम एलोकेशन हो जाता है एंड फंड मैनेजर्स को एलोकेशन के लिए 25% दिया गया है कि वो उनके हिसाब से उनको जहां पे भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा अट्रैक्टिवनेस लगता है वहां पे इन्वेस्ट कर सके। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक फंड मैनेजर का भी एक रिस्क एंड रिवॉर्ड का एक कैलकुलेशन ये इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो उस हिसाब से फंड मैनेजर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू शो वेयर देयर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज। तो हमें लगता है कि ऐसे फंड्स को लार्जर कैटेगरी फंड्स लाइक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में ज्यादा एलोकेशन करें। जी। अगला सवाल मेरा ये होगा कि जब नए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट जर्नी में एंटर करते हैं, एमएफ में वो पैसे लगाते हैं, तो उनके मन में ये भी सवाल रहता है कि क्या एसआईपी के ज़रिए वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें या लमसम के ज़रिए? क्या इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है या उन्हें कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा मिलता है उसमें कोई डिफरेंस हो सकता है? डेफिनेटली देखिए, अभी जो मार्केट की आज की लेवल है, जहाँ पे हम लोग 71,000 सेंसेक्स लेवल के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं एंड आप लास्ट 5 या कोई टाइम का थोड़ा अनुमान देखेंगे तो इंडिया ने बहुत अच्छे से ग्रोथ रिपोर्ट की है एंड अगले 5 साल का भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छा है। तो हमें लगता है कि इंडिया इज एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस इन द ग्लोबल सिनेरियो। तो एफआईआईज का भी एलोकेशन इंडिया को इंक्रीज हो सकता है आगे जाके, एंड वेयर एज वी थिंक दैट मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी has slightly run ahead of the expectation. लेकिन from 3 to 5 years perspective, that category also can be an attractive category from 3 to 5 years perspective. Government is focusing on manufacturing जैसे sectors में जो PLI schemes, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो लागत हो रही है, उनमें जो ग्रोथ आने वाली है, उसे हमें ऐसा दिखाई देता है कि इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से आगे अगले 3 से 5 साल में ग्रोथ वहां पे ग्रोथ आ सकती है। तो वो सब देख के हमें लगता है कि मल्टी कैप काइंड ऑफ कैटेगरी जहाँ पे लार्ज, मिड और स्मॉल में पार्टिसिपेशन कंपल्सरीली आ जाता है, वैसे फंड्स को वैसे फंड्स का चुनाव करना बहुत उचित रहेगा। जी, अभी हालिया डेटा बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में पीएसयू स्टॉक्स ने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे में पीएसयू फंड्स के बारे में हम आपसे थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। क्या पीएसयू फंड्स की ओर अपना नज़रिया रख सकते हैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपका क्या कुछ इस पर कहना है? Yes. So last एक almost 6 months or 1 year, you can see public sector undertakings are doing fantastically well in the share market. तो आप देखेंगे उनका जो growth expectation है वो भी बढ़ गया है, particularly if you look at PSU banks or if you look at other sector, let's say power sector के जो PSU companies है, वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं एंड अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो ओपनिंग अप फॉर दीज कंपनीज। हम एट यूनियन म्यूचुअल फंड हम ये सब पीएसयू कंपनीज को वी डोंट सेग्रीगेट देम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। हम कंपनीज को उनके ग्रोथ के हिसाब से, उनके आरओई के हिसाब से, उनका जो ओवरऑल रिस्कीनेस ऑफ बिजनेस है वो पूरा स्टडी करके एक फेयर वैल्यू ये कंपनीज के निकालते हैं एंड उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो हमारे सब फंड्स में आपको दिखाई देगा कि देर इज सम एलोकेशन एलोकेटेड टू पीएसयू कंपनीज। तो हमारे सब फंड्स में देर इज अ सेपरेट एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। वो सब फंड्स में आपको पीएसयू कैटेगरी के कंपनीज को दिखाई देगा। तो हम लोग सेपरेटली हम पीएसयू
फंड या वी डोंट हैव सेपरेट एलोकेशन एज सच, बट हर फंड में आपको पीएसयू कैटेगरी दिखाई देगी। जी, यूनियन म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो टॉप फंड्स इसके कौन से हैं और सबसे ज़्यादा निवेश जो है इन्वेस्टर्स किस कैटेगरी में कर रहे हैं? जी। So at Union Asset Management, we have we are full service asset management. We have almost all the categories जहाँ पे हमारे फंड्स है। हमारा एस्पिरेशन ऐसा है कि हर कैटेगरीज में हम बेहतर करें। तो सब कैटेगरीज में हमारी ऑफरिंग है। आपको दिखाई देंगे कि ऑलमोस्ट 14-15 कैटेगरीज में हमारे फंड्स कार्यरत है इन द इक्विटी मार्केट। हम जो करंट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है, जहाँ पे हमें लगता है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट होराइजन जो चेंजेस आ रहे हैं या जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जैसे चेंज होते जा रहा है, तो हमें लगता है कि फ्रॉम इन्वेस्टमेंट न्यू इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि मल्टी कैप कैटेगरी इज वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम करंटली हमारा मल्टी कैप फंड हमें लगता है कि दैट वुड बी मोस्ट आइडियल फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जी, तो ऐसे में क्या हम इसे कह सकते हैं कि 2024 में जब किसी को निवेश की ओर अपने आगे बढ़ना हो, तो वो मल्टी कैप फंड और यूनियन एसेट के मल्टी कैप फंड को ऑप्ट कर सकते हैं? जी, हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स सब कैटेगरीज देख रहे हैं एंड हमारा परफॉर्मेंस तो आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में रहता ही है। तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डेफिनेटली यू कैन लुक एट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड हम मानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमेशा कॉम्पिटिटिव हो एंड वी शुड बी रिलेवेंट इन कैटेगरी। तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर व्हेन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन कैटेगरी। जी, पीयर से अगर कंपैरिज़न करें तो क्या आप अपने किस वाले म्यूचुअल फंड को सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते हैं अपने पीयर कंपैरिज़न के बीच में? Actually, peers will be difficult for me to comment on. Our data is black and white and available for investors to choose from. So जी, जी। difficult to comment on this question. ओके, तो यहाँ हम अपने व्यूअर से कहना चाहेंगे कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो उनके डेटाज़ को आप एनालाइज़ कर सकते हैं और अगर आप यूनिट म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके भी डेटाज़ को आप उसके पेयर के साथ कंपेयर करके आसानी से उसके रिटर्न्स को देख सकते हैं कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट के आप डिसीजंस को ले सकते हैं। 2024 अब जल्द ही आने वाला है, ऐसे में अभी तक जिसने निवेश की अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं की है वो फटाफट अपने निवेश जर्नी की शुरुआत करें और म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। मेरा अगला सवाल ये होगा कि अभी बहुत सारे हम देख रहे हैं कि नए फंड हाउसेस आ रहे हैं, ऐसे में क्या उन फंड हाउसेस पर विश्वास किया जा सकता है या आपके हिसाब से जो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड हाउसेस होते हैं उस पर ही भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए? जी ये देखिए अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग ऑफरिंग आपको दिखाई देगी। हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिटेल में फैक्ट शीट एंड व्हेन पीपल आर लुकिंग एट डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स, हमें लगता है कि हर एक कैटेगरी में अलग-अलग ऑफरिंग्स का थोड़ा स्टडी किया जाए। जो कैटेगरी में आपको रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन जो है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि रोलिंग रिटर्न बेसिस पे पर्टिकुलरली, क्योंकि हमेशा हम लोग ईयर एंड या मंथ एंड या 6 मंथ एंड क्वार्टरली एंड पे देखते हैं। तो रोलिंग रिटर्न के हिसाब से, क्योंकि एसआईपी अलग अलग दिन पे आती है, तो उस हिसाब से भी फंड का एनालिसिस किया जाए। एंड कोई कैटेगरीज है जो कैटेगरीज ही नहीं है, उसमें आपको ज्यादा इन दीज कैटेगरीज यू मे नॉट फाइंड लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा फॉर सम ऑफ द फंड, लेकिन कुछ कैटेगरीज में आपको हिस्टोरिकल डेटा भी अवेलेबल रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस एंड रिस्क एपेटाइट, हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को इसका चुनाव करना चाहिए। पर्टिकुलरली हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, थोड़ा पोर्टफोलियो जब आप फैक्ट शीट देखेंगे तो आपको अनुमान लगेगा कि ये अच्छे टाइप के स्टॉक्स ये फंड्स में आ रहे हैं, ये पोर्टफोलियो मैनेजर की क्या स्टाइल है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा चुनाव करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पर्सन इज लेट्स से और फंड मैनेजर इज चूजिंग इन दिस पोर्टफोलियो। तो जो लंबे अवधि के जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपको जो दिखाई देते हैं, उसमें ये जो प्रोसेस है वो बहुत इट हैज गॉन थ्रू डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो आपको उसका एनालिसिस आप कर सकते हो। फंड पर्टिकुलरली आपके एडवाइजर्स वगैरह जो है उन्होंने इसका एनालिसिस किया, वो लोग हमेशा इसका एनालिसिस करते हैं। तो वो आपको आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल रहता है। नए कैटेगरीज भी आ रहे हैं, तो उसमें उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स विल बी चोजन इन दिस फंड, एंड इफ योर रिस्क एलोकेशन अलाउज दैट, one can choose depending on their risk appetite. जी,
जब कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वो फंड्स में इन्वेस्ट भी कर देते हैं। अगर 10,000 ही उन्हें इन्वेस्ट करना है, वो 1-1 हज़ार शायद अलग-अलग मतलब फंड्स में इन्वेस्ट कर दें। तो ऐसे में क्या फंड्स में भी कैपिंग करना ज़रूरी है? उसको लेकर भी आप अगर कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? फंड्स के कैपिंग के से ज्यादा मैं ऐसे कहूंगा कि कैटेगरीज जो है कि लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, या फिर नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड जैसे, तो उस हिसाब से उसको सोचा जाए कि कितना एलोकेशन कौन से कैटेगरीज में है, एंड उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन को सोचा जाए। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट टू योर इन्वेस्टर्स। जी। साथ ही क्या म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो भी अपनाया जा सकता है? हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड को देखे। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ये तो पार्ट ऑफ द मार्केट है, कभी प्रॉफिट आपको दिखाई देता है, लेकिन जब आप डिसिप्लिन अप्रोच के हिसाब से चलते हैं आपका लॉन्ग टर्म असेट एलोकेशन, एंड सपोज आपका लॉन्ग टर्म असेट एलोकेशन से आप बहुत दूर गए हैं कि लेट्स से आपका एलोकेशन बता रहा है कि 25% एलोकेशन कोई कैटेगरी में चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रोथ लेट्स से वो 35 हो गया या 40 हो गया है, वो टाइम में आप दिस कैन बी गुड टाइम टू अगेन कम बैक टू योर स्ट्रेटेजिक रिस्क एलोकेशन। हमें लगता है कि वो टाइप का सोचना बहुत जरूरी है, रादर देन जस्ट लुकिंग एट एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बुकिंग इन करंट सिनेरियो, क्योंकि ये सिनेरियो में अभी ऐसा हो जाएगा कि जब अभी स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत जोरदार तेजी दिखाई दी है, तो उस टाइम आपका एलोकेशन थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म असेट एलोकेशन देख के आपका प्रॉफिट बुकिंग सोचिए, रादर देन जस्ट लुकिंग एट एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स। जी, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से जो टाइम होराइज़न क्या रखना चाहिए? कम से कम इतने सालों के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपकी तरफ से क्या होगा? जी, हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको एटलीस्ट 3 साल का 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। लेकिन फॉर द कंपाउंडिंग, जैसे आपने बताया कि इट्स अ कंपाउंडिंग मशीन एज ए इक्विटी एलोकेशन, तो हमें लगता है कि एटलीस्ट 5-7 ईयर्स का जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन हो उतना बेहतर रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। जी, अंत में संजय जी अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना चाहें या कुछ ऐसे अपनी तरफ से आप बताना चाहें, तो प्लीज़? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। लेकिन हमें लगता है कि डिसिप्लिन अप्रोच एंट्री में भी, जब आप एंट्री इन द मार्केट्स कर रहे हो थ्रू म्यूचुअल फंड एंड ऑल्सो एग्जिट, तो हमें लगता है कि एक डिसिप्लिन अप्रोच रखे। रिस्क एनालिसिस बहुत जरूरी है, कैटेगरी समझ ले, अपना खुद का भी एक नजरिया इसमें होना चाहिए कि आप कौन सी रिस्क ले रहे हो, उसका एक अंदाजा इन्वेस्टर्स खुद को भी होना चाहिए, वैसा हमें लगता है। हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स ने ये म्यूचुअल फंड के निवेश को थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए, and not a short-term investment horizon. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you. Thank you for inviting us. उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बिज़नेस जगत की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिज़ तक।